हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे रशियन रेवोल्यूशन या बुल्शेविक रेवोल्यूशन के बारे में। दोस्तों, रशियन रेवोल्यूशन एक निहायत ही अहम इनकलाब था जिसको समझना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि इस ही इनकलाब की वजह से दुनिया जो है वो लेटर ऑन दो ब्लॉक्स में बट गई और 1945 से लेकर 1991 तक एक कोल्ड वॉर भी चली। दोस्तों, इस इनकलाब को समझने से पहले हमारे लिए बेहद ज़रूरी है कि हम थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी देखें और कुछ वजूहात को एनालाइज करें कि क्या वजूहात थी जिसकी वजह से ये इनकलाब आया। दोस्तों, 1856 के अंदर क्रीमियन वॉर होती है जिसमें जो रशिया था, जो कि ज़ारिस्ट रशिया था, उसको शिकस्त का सामना करना पड़ता है। अच्छा दोस्तों, इधर मैं कुछ वर्ड्स यूज़ करूंगा, ज़ार और ज़ारिस्ट। इससे मुराद ये कि जो ज़ार है, ये जो किंग होता था रशिया का, उसको ज़ार कहा जाता था। जिस तरह के इटली के किंग को हम लोग कह लें सेजर कहते थे, या फिर जो उर्दू में जिसे कैसर कहते हैं, जिस तरह कैसर रोम होता है, तो इसी तरह जो रूस का जो किंग था, जो रशिया के जो किंग थे, उन्हें जार कहा जाता था और उस रिजीम को ज़ारिस्ट रिजीम कहा जाता था। 1861 के अंदर एडिक्ट ऑफ इमेंसिपेशन जो है वो ये देते हैं। इसमें ये होता है कि पहली बार जो सर्फडॉम था, यानी कि एक किस्म की जो स्लेवरी थी, इसे एबॉलिश कर दिया जाता है। अच्छा, ये पहला एक्ट था जिसे हम कह लें कि इसने एक लिबरल रिफॉर्म्स देना शुरू की रशिया को, और जो इसके बाद एक वेव उठी इनकलाब की, रेवोल्यूशन की, इंटेलिजेंस की, उसकी बुनियाद ये जो है एडिक्ट ऑफ इमेंसिपेशन था। दोस्तों, जाहिर बात है, मार्क्स जो था, कार्ल मार्क्स, हेगल्स और इस तरह की जितनी भी फिलॉसफीज थी, एंजल्स की फिलॉसफी, ये सब इसी टाइम पीरियड के अंदर जो है वो लोगों को बहुत इंस्पायर कर रही थी। इन्हीं से इंस्पायर होकर कुछ रेवोल्यूशनरीज, कुछ इंटेलिजेंट सर्कल्स होते, वो इस चीज़ के ऊपर उन्होंने प्लान किया कि जी रशिया के अंदर भी एक इनकलाब लाया जाए, या रशिया के अंदर भी कुछ डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट रिफॉर्म्स लाई जाएं। अब ये जो ग्रुप था, इसने क्या किया, इन्होंने कहा कि जो आम किसान हैं, जो पीसेंट्स हैं, इनको ग्राउंड के ऊपर जाकर इनकलाब के बारे में, कुछ रिफॉर्म्स के बारे में बताया जाए ताकि ये उनका साथ दें। और जब वो इंटेलिजेंट ग्रुप या स्टूडेंट्स उन किसानों के पास, उन पीसेंट्स के पास गए, तो उन किसानों को ये लगा कि ये वो लोग हैं जो सर्फडॉम को, यानी कि स्लेवरी को, गुलामी को दोबारा से रिस्टोर कर लेंगे। उन्होंने क्या किया, जो उस वक्त की ज़ारिस्ट पुलिस थी, उनको पकड़ पकड़ कर वो स्टूडेंट्स दे दे रहे, और वो इस तरह वो जो स्टूडेंट्स थे जो कि आम आवाम की फलाह के लिए काम करना चाहते थे, वो गिरफ्तार हो गए। उसके बाद जो स्टूडेंट्स थे या इंटेलिजेंट ग्रुप था, उनको यही लगा कि जो ये लोग हैं, आम आवाम है, हमारी इन तक रीच नहीं है, तो इन्होंने एक दूसरा टैक्टिक अपनाया अपना जो मिशन है उसको आगे बढ़ाने के लिए। और इस पीरियड को रशिया की तारीख में बोला जाता है रशियन टेररिज्म या फिर बॉम्ब थ्रोइंग। होता यह था कि जो स्टूडेंट्स थे या रेवोल्यूशनरी लीडर्स थे, ये जो भी अथॉरिटीज थी, मिनिस्टर्स थे, उनके ऑफिस के पास जाकर या उन लोगों को पर्सनली अटैक कर कर उन पर बम्स फेंकते थे। और ये एक पीरियड चला टेररिज्म का रशिया के अंदर। अच्छा, इसको बोला जाता था, इस मूवमेंट को बोला जाता था विल ऑफ द पीपल। इसके बाद अच्छा दोस्तों, मैं एक और आपको बात बताता चलूं, वो ये कि जो रशिया है, रशिया जो है वो उस वक्त का जो रशिया था, दैट वाज वेरी एंशियंट, और वो काफी हद तक जो मोस्टली यानी कि उसकी जो इकोनॉमी थी वो बेस करती थी एग्रीकल्चर पर। इंडस्ट्रियलाइजेशन जैसे रशिया में शुरू हुई, उसके दो इंपैक्ट्स हुए। वो ये कि एक कैपिटलिस्ट क्लास बनी, दूसरा ये कि जाहिर बात है जैसे कैपिटलिस्ट क्लास बनी, उसी तरह एक वर्किंग क्लास भी उभर कर आई। दोस्तों, इसी इनकलाब को आगे लेकर चलने के लिए एक पार्टी बनाई गई जो कि मार्क्सिस्ट प्रिंसिपल्स के ऊपर बेस्ड थी, दैट वाज सोशल डेमोक्रेटिक लेबर पार्टी, एसडीएलपी। अच्छा, अब दोस्तों ये जो पार्टी थी, ये मार्क्सिस्ट प्रिंसिपल्स पर बनी थी और ये टेररिज्म वो जो हो रही थी उसके खिलाफ थी। उन्होंने ये कहा था कि जी जो हमारा पर्पस है, जो मार्क्स के प्रिंसिपल्स का पर्पस है, वो ये नहीं है कि उस जार को, उस बादशाह को मार दिया जाए या किसी इंसान को मार दिया जाए। मकसद ये है कि निजाम जो है उसको पूरे का पूरा तब्दील कर दिया जाए। दोस्तों, 1903 के अंदर इसी जो मैंने आपको पार्टी बताई है, जो रशियन मार्क्सिस्ट की पार्टी थी, एसडीएलपी, इसके अंदर एक डिवाइड उठता है। और वो डिवाइड ये था कि जी इस वक्त पहले या तो एक रेवोल्यूशन वर्किंग क्लास की लाई जाए, यानी कि थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज रेवोल्यूशन हो, या फिर तैयारी की जाए एक अल्टीमेट रेवोल्यूशन की, जो कि हम लोग कह रहे हैं जो डायलेक्टिक मटेरियलिज्म है मार्क्स की, उसके अंदर जो अल्टीमेट रेवोल्यूशन है उसकी तैयारी की जाए। अच्छा, इसी के चलते इस ग्रुप के अंदर आगे दो स्प्लिट्स देखे गए। एक को कहा जाने लगा बुल्शेविक्स, एक को कहा जाने लगा मेंशेविक्स। मेंशेविक्स से मुराद ये था कि वो लोग जो कि माइनॉरिटी में हैं, कम हैं, उन्हें मेंशेविक कहने लगे, और जो लोग मेजॉरिटी में थे उन्हें बुल्शेविक कहने लगे। मेंशेविक्स जो थे वो थोड़े से मॉडरेट थे, बुल्शेविक्स जो थे वो रेडिकल थे, और बुल्शेविक्स वो थे जो कहते थे कि जी हम लोग कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे अपनी आइडियोलॉजी पर, अपनी रेवोल्यूशन के ऊपर। दीज पीपल वर बीइंग लेड बाय व्लादिमीर लेनिन। ये जितनी भी मीटिंग्स होती थी रशियन मार्क्सिस्ट की, वो मोस्टली जो है एग्जाइल में लंदन में होती थी, क्योंकि मोस्टली लोगों को या तो जिला वतन किया हुआ होता था इस तरह के लीडर्स को, या तो फिर वो ईस्ट साइबेरियन जेल्स में थे। इस डिवाइड को लेकर व्लादिमीर लेनिन जो थे, उनका बहुत ही क्लियर पॉइंट ऑफ व्यू, क्लियर स्टांस था। वो ये कहते थे कि जब भी कॉम्प्रोमाइज की जाता है आइडियोलॉजीज को या प्रिंसिपल्स को, तो उस वक्त अपॉर्चुनिस्ट लोग जो हैं वो पार्टीज के अंदर भर जाते हैं, और जो हकीकी इनकलाब है उसको लोग भूल जाते हैं। उन्होंने एग्जांपल दी, फ्रांस मार्क्सिस्ट थे, जब उन्हें ऑफर मिली कि वो कैबिनेट ज्वाइन करें, तो उन्होंने कैबिनेट मिनिस्ट्रीज ज्वाइन की।
ब्रिटिश के अंदर इतनी कोई मार्क्सिज्म थी नहीं, लेकिन जो लेबर पार्टी थी उसने भी कैबिनेट मिनिस्ट्री को ही ऑप्ट किया। तो उन्होंने यही कहा कि मैं ये नहीं चाहता कि हमारी पार्टी के अंदर भी इस तरह के अपॉर्चुनिस्ट लोग हों, और उन्होंने ये भी कहा कि अगर मुझे सिंगल हैंडेडली अकेला खड़ा होना पड़ा हुआ तो भी मैं अपने स्टांस से नहीं हटूंगा। दोस्तों, इसी सब के होते हुए 1903 से ही ना कुछ पॉलिटिकल स्ट्राइक्स, हम लोग कह लें प्रोटेस्ट हो रहे थे रशिया के अंदर, डिफरेंट विलेजेस के अंदर, सिटीज के अंदर, खासतौर पर पीटर्सबर्ग और मॉस्को के अंदर, क्योंकि मैंने आपको बताया ये इंडस्ट्रियलाइज सिटीज थे। प्रोटेस्ट ये होते थे कि जो वर्कर्स थे वो सिर्फ इकोनॉमिक राइट्स अपने नहीं मांग रहे थे, वो अपने पॉलिटिकल राइट्स भी मांग रहे थे, वो कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स की भी डिमांड कर रहे थे। अब इसी को कह लें कि हल्का हल्का लोगों के अंदर शऊर तो आ रहा था, लेकिन ये शऊर अपनी पीक पर पहुंचता 1905 के अंदर। 22 जनवरी 1905 को एक पादरी एक प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं, उसको लीड कर रहे होते हैं, और वो प्रोटेस्ट ये होता है कि जो रोटी है, जो वीट गंदुम है, उसकी प्राइस को कम किया जाए और आम आवाम की जो पहुंच है उस तक लाया जाए। लेकिन इस प्रोटेस्ट के ऊपर जो बादशाह था, जो जार थे, उसकी जो फौज थी उसने अटैक कर दिया, और इसी की वजह से पूरे रशिया के अंदर प्रोटेस्ट हंगामे शुरू हो गए। एक मार्क्सिस्ट रेवोल्यूशन की बुनियाद यहां से हुई, क्योंकि वर्कर्स जो थे उन्होंने इस प्रोटेस्ट को थोड़ा सा ऑर्गेनाइज किया और हर शहर की एक सोवियत बनाई गई। दोस्तों, सोवियत से मुराद जो लिटरली होता है वो होता है गार्डिंग काउंसिल, या फिर हम लोग कह लें कि कोई यूनियन टाइप की। तो हर शहर में एक सोवियत बनी। जो पीटर्सबर्ग में सोवियत बनी उसको लीड कर रहे थे ट्रॉट्स्की, जो बाद में फॉरेन मिनिस्टर बनेंगे बुल्शेविक, जब रशिया रेवोल्यूशन आ जाते रशिया में उसके बाद। अच्छा दोस्तों, जैसे ये सोवियत्स बनती हैं और ये एक हम लोग कह लें कि प्रोटेस्ट को एक रेवोल्यूशन की शक्ल देने लगती हैं, तो उस वक्त जो बादशाह था उसे ये लगता है कि ये वक्त अब ऐसा है कि मुझे लोगों के सामने घुटने टेकने पड़ेंगे, और वो कुछ प्रॉमिस करता है लोगों से। वो ये कि जी मैं आपको कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स दूंगा, एक नेशनल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली बनाई जाएगी जिसका नाम डूमा था। लोगों ने जैसे ही, जो मॉडरेट लिबरल्स थे, क्योंकि मैंने आपको बताया है, अच्छा मैंने आपको यहाँ पर आपको एक स्प्लिट के बारे में बताया था, मेंशेविक और बुल्शेविक के बारे में। लिटरली तो मतलब ये था कि मेंशेविक्स आर द माइनॉरिटी वंस, क्योंकि जब स्प्लिट हुआ उस वक्त मेंशेविक्स माइनॉरिटी में ही थे, लेकिन विद टाइम मेंशेविक्स जो हैं इनकी हम कह लें कि ना जो तादाद थी वो बढ़ती जा रही थी बनिस्बतन बुल्शेविक्स के। दोस्तों, जैसे वादा किया गया कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली का, तो जो मॉडरेट लिबरल्स थे या हम लोग कह लें सोशल डेमोक्रेट्स थे, उन्होंने भी ये कहा ठीक है जी, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली बना ली जाए। और इस मौके को देखते हुए जो बादशाह था उसने एक चाल चली, उसने एक रूल अपनाया जो बहुत फेमस रूल है, डिवाइड एंड रूल का। उन्होंने क्या किया, जो एथनिक रशियंस थे उनको प्रोवोक किया, ज्यूज के खिलाफ, टाइटन्स को प्रोवोक किया, आर्मीनियंस के खिलाफ। इस तरीके से डिफरेंट एथनिसिटीज जो है वो आपस में लड़ने लगे। इवन जो रेवोल्यूशनरी स्टूडेंट्स थे उनके क्लैशेस होने लगे वर्कर से। इस सब को देखते हुए रेवोल्यूशन की कमर तोड़ दी जो ज़ारिस्ट रजीम थी उसने, और तकरीबन 14,000 लोगों को 1905 के अंदर मारा गया, 70,000 लोगों को जेलों में डाला गया, और 1,000 लोगों को बाकायदा तौर के ऊपर बगैर किसी ट्रायल के जो है फांसी पर चढ़ाया गया। इसके बाद मई 1906 के अंदर एक डूमा बनाई, यानी कि एक असेंबली बनाई। उसके बाद 1907 में भी एक असेंबली बनाई, लेकिन जो बादशाह थे वो अपनी मन पसंदीदा जो है लोग उन्हीं को चूज करते थे। कुछ अरसे बाद उन्हीं से वो नाखुश होते थे और 2-2.5 महीने बाद असेंबली तोड़ देते थे। 1914 तक ये खेल तमाशा चलता रहा। इकोनॉमी बुरे हालात के अंदर थी, लोग जो थे वो बड़े परेशान थे, करप्शन फैली हुई थी, और इसी के चलते अगस्त 1914 में शुरू हो जाती है जंग अजीम जोम, यानी कि वर्ल्ड वॉर 1। अब रशिया जो है इसकी इकोनॉमी पहले ही ड्रेन्ड आउट थी, क्योंकि पहले ये 2 जंगें तकरीबन हार चुकी थी जापान से। उसके बाद एक हम लोग कह लें इंटरनल केओस इतना फेस कर रही थी, एक रेवोल्यूशन उठी थी, और फिर जब जैसी जंग अजीम जोम शुरू हुई तो इकोनॉमी जो थी वो मजीद क्रिपल कर गई। क्राइसिस जो थे वो बढ़ते जा रहे थे, जिस तरह आपको मैंने बताया करप्शन के बारे में, इकोनॉमी के बारे में। उसके बाद एक और चीज हुई, वो ये कि जैसे ही जंग शुरू हुई तो जो बादशाह थे, जाहिर बात है ये कमांडर इन चीफ भी थे आर्मी के, तो ये आर्मी को ट्रेन करने के लिए पीटर्सबर्ग छोड़ के एक टाउन के अंदर चले गए जहां ये आर्मी को ट्रेन कर रहे थे। इनकी एब्सेंस के अंदर जो इनकी वाइफ थी, जो वैसे क्वीन थी लेकिन रशियन टेक्स्ट में इन्हें जारीना बोला जाता है, उनका नाम था अलेक्जेंड्रा। उनके एक सेक्रेटरी थे जिसका नाम था ग्रिगोरी रेस्पुटिन। अब ये जो रेस्पुटिन थे, इनके बारे में भी अगर आपको मैं बताऊं, ये एक किसान था जो कि बाद में बाबा बन गया था, यानी कि इसने अपने बाल बढ़ा लिए, दाढ़ी बढ़ा ली, और इसने खुद को एक ऐसा इंसान दिखाया कि जी मैं एक ऐसा इंसान हूं जो कि आपको अच्छी गाइड करेगा। और जो बेटा था बादशाह और मलका का, वो थोड़ा सा एबनॉर्मल था। इन्होंने कहा कि जी इसको कर्ज है जिसका कर्ज मैं ही खत्म कर सकता हूं। इस वजह से वो जो इंसान था रेस्पुटिन, वो बड़ा ही करीब आ गया जारीना के, और जारीना तमाम वही फैसले देने लगी, ऑर्डर्स देने लगी जो वो बेवकूफ इंसान कहता था। अच्छा दोस्तों, इसके चलते एक पैलेस रेवोल्यूशन देखी गई कि जो अंदर के ही पैलेस के महल के लोग थे उन्होंने दिसंबर 30 1916 को उस रेस्पुटिन को मार दिया गया, और एक किस्म का ये सबसे पहले एरिस्टोक्रेटिक रिवॉर्ड देखा गया। दोस्तों, फ्रेंच रेवोल्यूशन के अंदर भी मैंने आपको बताया था 1787 के अंदर प्रॉपर रेवोल्यूशन से पहले एक एरिस्टोक्रेटिक रिवॉर्ड देखा गया था। सिमिलरली रशियन रेवोल्यूशन में भी पहले एक एरिस्टोक्रेटिक रिवॉर्ड देखा गया था 1916 के अंदर। जो बादशाह थे, जो जार थे रशिया के, निकोलस, वो
बार बार असेंबली जो डूमा है उससे इस्टेब्लिश करते थे, फिर उसे डिसॉल्व करते थे। लोग इन हालात से तंग आ गए थे। और इसके बाद महीना शुरू होता है मार्च का, जब बाकायदा तौर के ऊपर इनकलाब शुरू होता है। दोस्तों, रशियन रेवोल्यूशन ऑफ 1917 दुनिया का पहला इनकलाब था जो बाकायदा तौर के ऊपर प्रोलिटेरिएट्स यानी कि जो इंडस्ट्रियल वर्कर्स थे उनके थ्रू लड़ा गया था। और ये इनकलाब वो ऐसे लाए थे बगैर किसी गाइडेंस के, बगैर किसी लीडर के, क्योंकि जितने भी लीडर्स थे वो या तो जिला वतन हुए हुए थे, एग्जाइल में थे, या फिर वो जेल्स के अंदर थे। दोस्तों, मार्च 8 को सबसे पहले खवातीन जो है वो स्टार्ट करती हैं इनकलाब को। जो टेक्सटाइल वर्कर्स थे, जो खवातीन टेक्सटाइल वर्कर्स थी, वो इनकलाब स्टार्ट करती हैं। मार्केट के अंदर शुरू होते हैं, प्रोटेस्ट शुरू होते हैं। अच्छा दोस्तों, आपको याद होगा कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के अंदर भी जो साइन था डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन का, वो खवातीन ने लिया था। इधर भी रशियन रेवोल्यूशन को भी स्टार्ट इग्नाइट मार्च 8 को खवातीन ने किया था। जैसे प्रोटेस्ट शुरू हुए तो जो रिजीम था, जो अथॉरिटीज थी, उन्होंने कॉसेक्स को डायरेक्ट किया कि जी आप जाएं और डिस्पर्स करें। कॉसेक्स एक फोर्स है जो कि वॉरियर्स थे, किंग के पर्सनल वॉरियर्स होते थे। लेकिन जैसे ही वो कॉसेक्स आए इनको डिस्पर्स करने, तो अवाम ने ये नोटिस किया कि उस फौज जो फोर्स आई थी वो भी काफी हद तक चाहती थी कि चेंज आया जाए। और उन्होंने ये देखा कि वो बल्कि इनको डिस्पर्स करने के बजाय इनकी हेल्प कर रहे हैं। और जो सीक्रेट पुलिस भेजी थी ज़ारिस्ट रेजिम ने, वो उसी के खिलाफ अटैक कर रहे हैं। खबरें फैलने लग गई कि जी एक क्योस सा हो गया, एक सिविल वॉर चल गई है जब अटैक पुलिस के ऊपर कॉसेक्स कर रहे हैं। मार्च 11 को एक जगह के ऊपर इकट्ठे जब हुए थे लोग, तो उनके ऊपर सीक्रेट पुलिस ने डिफरेंट जगहों पर छुपकर अटैक किए। जैसे उन्होंने छुपकर अटैक किए तो उसी से अगले दिन जो आर्मी थी उसने भी बाकायदा तौर पर इनकलाब में अपना हिस्सा दिया और उसने पुलिस के ऊपर अटैक कर दिया। यानी कि एक तरफ से स्टेट पुलिस, दूसरी तरफ से स्टेट आर्मी जो कि वर्कर्स के साथ है, इन्होंने एक दूसरे के ऊपर फायरिंग स्टार्ट कर दी। वर्कर्स के साथ मिलकर सोल्जर्स ने, जो कैबिनेट मिनिस्टर्स थे या डिफरेंट अथॉरिटीज थी, उनको गिरफ्तार किया, उनको जेलों में डाला, और जो जेल के अंदर उनके लीडर्स पहले से कैद थे उनको आजाद करवाया। दोस्तों, दिस वाज द रेवोल्यूशन, द रशियन रेवोल्यूशन, जिसको फरवरी रेवोल्यूशन भी कहा जाता है। अच्छा, इसको वैसे ये मार्च में हुई थी, इसे फरवरी इसलिए कहा जाता है क्योंकि रशियन लिटरेचर जो है, या उस वक्त का जो रशियन कैलेंडर था, वो 14 डेज पीछे चलता था नॉर्मल जो हमारा जॉर्जियन कैलेंडर है उसके। दोस्तों, ये सब जब हो रहा था, उस वक्त जो बादशाह था, मैंने आपको बताया कि वो कमांडर इन चीफ था, उसने ये सब देखते ही एक ऑर्डर दिया कि जी मार्शल लॉ लगा दिया जाए। लेकिन उसने ये ऑर्डर तो दिया, इसे प्रोमलगेट कैसे करता, क्योंकि जो जितने भी स्टेट मशीनरीज थी, जो ऑफिस थे, उनके ऊपर पहले ही जो वर्कर्स हैं वो कब्जा कर चुके थे। और जो जनरल थे बादशाह के, उन्होंने सजेस्ट किया कि जी आप रिजाइन कर दें, आप एब्डिकेट कर दें। बादशाह कहता है ठीक है जी मैं रिजाइन करता हूं, लेकिन मैं अपने एक कजन को ही जो है वो नॉमिनेट कर देता हूं। लेकिन अवाम जो है उन्होंने अपना माइंड बना लिया था कि अब जो ज़ारिस्ट रेजिम है उसको खत्म होना था। और 300 साल बाद, 300 साल की हुक्मरानी के बाद फाइनली ज़ारिस्ट रेजिम रशिया में खत्म हो जाता है। दोस्तों, मैंने आपको सोवियत के बारे में बताया था। अब होता यह है कि जो ये लीडर्स होते हैं, जो वर्कर्स होते हैं, ये टॉयलेट पैलेस जाते हैं, जो कि लेजिस्लेटिव प्लेस थी हम लोग कह लें, जहां पर डूमा भी सेट करती थी। उन्हें कहा कि जी हम लोग हुकूमत नहीं करेंगे, हुकूमत एक प्रोविजनल गवर्नमेंट आप चलाएं। यानी कि डूमा जो थी, जो कि किंग की अपॉइंटेड डूमा थी, पहले से ही बॉर्जोइया क्लास की या वर्किंग क्लास की, वो हुकूमत चलाए। लेकिन उसी टॉयलेट पैलेस के एक विंग के अंदर सोवियत भी बैठेगी। यानी कि अब अगर मैं आपको एक मॉडल बताऊं रशिया का टॉयलेट पैलेस का, जहां से हुकूमत चलाई जानी थी, एक साइड के ऊपर प्रोविजनल गवर्नमेंट थी जो कि डूमा रिप्रेजेंट कर रही थी, दूसरी साइड पर सोवियत थे। अब सोवियत के अंदर अगेन मेंशेविक्स भी थे और बुल्शेविक्स भी थे यहां पर। लेकिन अभी मेंशेविक्स जो थे वो मेजॉरिटी के अंदर थे और बुल्शेविक्स थे माइनॉरिटी में। तो दोस्तों, ये एक किस्म की डबल गवर्नमेंट थी, क्योंकि प्रोविजनल जो गवर्नमेंट थी वो गवर्नमेंट तो थी, लेकिन उन्हें अगेन गवर्नमेंट पहले अपॉइंट किया था, हम लोग कह लें कि जो किंग था उसने, लेकिन इनको अथॉरिटी दी थी सोवियत ने। अप्रैल 1917 व्लादिमीर लेनिन रशिया वापसी आते हैं, और वो वापसी आते हैं जर्मनी की मदद से, क्योंकि वो उस वक्त स्विट्जरलैंड थे और उन्हें एक सील ट्रेन के थ्रू रशियन फ्रंट तक लाया जाता है। जर्मनी उनकी मदद इसलिए करता है, हालांकि देखा जाए तो जर्मनी और रशिया इस वक्त जंग में थे एक दूसरे के साथ। जर्मनी इसलिए मदद करता है क्योंकि जर्मनी को स्टांस पता था लेनिन का कि लेनिन जो है वो पीस चाहते हैं, वो अमन चाहते हैं, और वो अगर हुकूमत में आएंगे तो वो इस जंग को रोक देंगे। जैसे ही लेनिन पहुंचे रशिया, तो उन्होंने सबसे पहले तो जाकर कह लें कि बुल्शेविक्स की क्लास लगाई। उन्होंने ये कहा कि तुम किस तरीके से ये जो एक प्रोविजनल गवर्नमेंट का इसका साथ दे सकते हो, और जो लोग भी इस प्रोविजनल गवर्नमेंट का साथ दे रहे हैं उन्होंने धोखा किया है रेवोल्यूशन के साथ, क्योंकि ये सम सॉर्ट ऑफ मॉडरेट या लिबरल गवर्नमेंट चल रही थी। अगेन डूमा के साथ मिलकर सोवियत चला रहे थे। लेनिन ने यह कहा कि तब तक अगला इनकलाब नहीं आ सकता जब तक बुल्शेविक्स जो है वो मेजॉरिटी में नहीं आ जाते। और उन्होंने कहा कि हमारा मकसद जो है, हम कोई फ्रॉडस्टर्स नहीं है, हम लोगों का मकसद हुकूमत में आना सिर्फ नहीं था, हमारा मकसद यह है कि एक अवामी तहरीक चलाई जाए, एक अवामी इनकलाब लाया जाए। दोस्तों,
प्रोविजनल गवर्नमेंट और जो सोवियत था इसके दरमियान क्लैशेस होते जा रहे थे, क्योंकि जो प्रोविजनल गवर्नमेंट है अगेन ये अपॉइंटेड तो किंग की ही थी, ये चाहती थी कि जो अलाइड पावर्स है इनका जंग में साथ दिया जाए, जबकि सोवियत जो थे जो कि वर्कर्स को रिप्रेजेंट करते थे अलॉन्ग विद सोल्जर्स, वो ये चाहते थे कि जंग खत्म कर दी जाए और जो अपना अटेंशन है वो लोगों के हालात के ऊपर दी जाए। लेकिन अगेन जो प्रोविजनल गवर्नमेंट है उसको पैरालाइज किया हुआ था सोवियत ने, सोवियत को पैरालाइज किया हुआ था नीचे से वर्कर्स ने। आहिस्ता आहिस्ता जो वर्कर्स थे जो कि नॉर्मल वर्कर्स थे उनकी नजरों के अंदर सोवियत भी जो है उसकी भी अहमियत कम होती गई और वो जो हालात थे उससे मजीद तंग आते गए। बुल्शेविक्स जो हैं यानी कि जिनको लीड कर रहे थे व्लादिमीर लेनिन, इनको ये एक अच्छा मौका लगा और उन्होंने कहा कि अब वक्त आ चुका है कि हम लोग बाकायदा इनकलाब लाएं। दोस्तों इस सब के दरमियान एक इंसान हम कह लें फ्रंट पर आता है, उसका नाम था अलेक्जेंडर केरेंस्की। ये वैसे तो पेशे से एक वकील थे लेकिन ये आकर हुकूमत का हिस्सा बनते हैं और जो मेंशेविक ग्रुप था सोवियत का उन्हें जाकर ये अपील करते हैं कि जी आप एक कॉलिशन गवर्नमेंट बनाएं डूमा के साथ मिलकर और उस गवर्नमेंट को आप लोग चलाएं। उसके अलावा ये कोशिश ये करते हैं कि जो बुल्शेविक्स हैं इनकी इज्जत जो है वो खराब की जाए, इनकी वर्किंग जो है उसे खराब की जाए। जो भी प्रेस थे, न्यूज़पेपर्स थे, पब्लिकेशंस थी बुल्शेविनिज्म के जो फॉलोअर्स थे उनकी खत्म कर दी गई। व्लादिमीर लेनिन के खिलाफ इल्जाम लगाए गए कि जी ये एक जर्मन स्पाई हैं, ये जर्मन इंटरेस्ट के ऊपर काम करेंगे क्योंकि इनको जर्मनी में भेजा है। इवन ट्रॉट्स्की जो है उसको गिरफ्तार कर लिया गया। ट्रॉट्स्की को जब गिरफ्तार किया गया तो इससे कह लें कि सम सॉर्ट ऑफ, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था कि ये पीटर्सबर्ग के सोवियत के लीडर थे ट्रॉट्स्की, तो इस तरह जो वर्कर्स थे, जो नॉर्मल वर्कर्स थे, उनको मजीद जो है कह लें वो गुस्सा आ गया ऑलरेडी जो उनको सोवियत के ऊपर था, तो उन्होंने एक बाकायदा तौर के ऊपर बुल्शेविज्म के अंदर ज्यादा से ज्यादा लोग आने लग गए और सोवियत के अंदर जो इवन वो असेंबली थी जहां पर मेंशेविक्स और बुल्शेविक्स थे वहां पर बुल्शेविक्स की तादाद बढ़ने लग गई। दोस्तों 7 नवंबर को बुलाई जानी थी ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत, यानी कि जितने भी तमाम सोवियत थी रशिया की उन्होंने मिलना था। यह वक्त डिसाइड किया जाता है बुल्शेविक्स के थ्रू के जी इस दिन को बाकायदा तौर के ऊपर वो सोचते हैं कि जी हम जो हमारा इनकलाब है इसको बाकायदा तौर के ऊपर स्टार्ट करेंगे और हम लोग हुकूमत जो है उसको गिराकर अपनी हुकूमत बनाएंगे। होता भी यही है। 7 अक्टूबर के दिन जैसे ही कांग्रेस बुलाई जाती है, जो कि बुल्शेविक जो फोर्सेस थे, क्योंकि वर्कर्स इनके साथ मिल चुके थे, सोल्जर्स इनके साथ मिल चुके थे, ये जो गवर्नमेंट ऑफिस थे यानी कि जिस तरह के पोस्ट ऑफिस हो गया, सेक्रेटरिएट ऑफिस हो गए, इनके ऊपर कब्जा कर लेते हैं। अब प्रोविजनल गवर्नमेंट जो कि पहले ही एक फ्रेजाइल कमजोर गवर्नमेंट थी वो फौरन जो है मेल्ट अवे इन मिनट्स हो जाती है और 7 नवंबर 1917 को बुल्शेविक रेवोल्यूशन देखी जाती है रशिया के अंदर। 8 नवंबर कॉमरेड लेनिन प्रेसिडेंट बन जाते हैं रशिया के, कॉमरेड ट्रॉट्स्की बन जाते हैं फॉरेन मिनिस्टर रशिया के, और जो और रशियन कांग्रेस थी वो इन दोनों को एक्सेप्ट भी कर लेते हैं। दोस्तों जस्ट आफ्टर बुल्शेविक रेवोल्यूशन एक सिविल वॉर देखी जाती है जो कि तकरीबन 1923 तक चलती है रशिया के अंदर, जिसके अंदर रेड आर्मी खिलाफ खड़ी होती है व्हाइट आर्मी। दोस्तों रेड आर्मी थी बुल्शेविक्स की आर्मी, जिसके अंदर हम लोग कह लें जितने भी कम्युनिस्ट थे इनके सपोर्टर्स थे या इनकी आर्मी थी। व्हाइट आर्मी जो है उसको मोस्टली अलाइड पावर सपोर्ट कर रही थी, यानी कि अमेरिका और ब्रिटिश वगैरह ये वाले जो ममालिक थे ये एक सिविल वॉर करवा रहे थे, ये उसे स्पॉन्सर भी कर रहे थे, उन्हें सपोर्ट कर रहे थे, जिसके अंदर कैपिटलिस्ट थे, एनार्किस्ट थे और जो कि हम लोग कह लें कि जो किंग के लॉयलिस्ट थे वो जंग लड़ रहे थे। 1923 के अंदर ये सिविल वॉर खत्म होती है, रेड आर्मी ये सिविल वॉर जीत जाती है और इसलिए भी अक्सर कहा जाता है कि जो बुल्शेविक रेवोल्यूशन है ये 1917 से लेकर 1923 तक चली थी। जैसे सिविल वॉर खत्म होती है एक यूनियन अनाउंस की जाती है जिसे यूएसएसआर या सोवियत रूस कहते हैं। दोस्तों अगर अब हम इंपैक्ट की बात करें इस बुल्शेविक रेवोल्यूशन या रशियन रेवोल्यूशन की, तो वो क्या थे? दोस्तों सबसे पहले तो इकोनॉमिक मॉडल चेंज होता है। रशिया के अंदर जो फ्यूडलिज्म या कैपिटलिज्म था उसे ओवरथ्रो कर कम्युनिज्म या सोशलिज्म ले आया जाता है। जो भी प्रॉपर्टी थी उसे नेशनलाइज कर दिया जाता है, लैंड को रीडिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। ग्लोबल स्टेज के ऊपर एक हम लोग कह लें कि कम्युनिस्ट लीडर्स भी आ जाते हैं। इसी की वजह से आगे 1945 से लेकर 1991 तक एक कोल्ड वॉर चलती है, जिसको एक साइड से कैपिटलिस्ट लीग यूएसए रिप्रेजेंट कर रहे थे, दूसरी साइड से कम्युनिस्ट यानी कि यूएसएसआर के थ्रू रिप्रेजेंट किया जा रहा था। पॉलिटिकल चेंज ये देखा गया कि जो 300 साल से एक मोनार्की चली जा रही है ज़ारिस्ट रजीम की, उसे खत्म कर दिया जाता है और उनको रिप्लेस कर लेते हैं सोवियट्स यानी कि जो कम्युनिस्ट थे वो। एंड दोस्तों मैं एक और अगर आपको इसकी इंप्लीकेशन की बात करूं तो वो थी फेमिनिज्म, यानी कि ये दोस्तों कि मैंने जिस तरह आपको बताया कि अगेन जो रशियन रेवोल्यूशन थी जो कि जिसको फरवरी रेवोल्यूशन भी बोला जाता है, उसको पहले दिन मार्च 8 को स्टार्ट किया था खवातीन ने। और लेनिन के भी बहुत क्लियर व्यूज थे खवातीन के बारे में। लेनिन ने बोला था कि एक मुल्क कैसे ही तरक्की कर सकता है जब उसकी आधी जो पॉपुलेशन है वो किचन्स के अंदर बंद हो। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने देखा रशियन रेवोल्यूशन, बुल्शेविक रेवोल्यूशन, इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, कॉजेज एंड इसका इम्पैक्ट कह लें या फिर हम इम्प्लीकेशंस कह लें। उम्मीद करता हूं आपको समझ आई होगी। थैंक यू सो मच।